मतलब कि इंटरचेंजिंग टर्मिनोलॉजीज है। आइदर यू कैन यूज वर्ड यूबिक्यूटस और यू कैन यूज वर्ड परवेसिव। तो दोनों इसमें आप सेम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि डेली लाइफ कंप्यूटिंग और जो यूजर के डेली के काम है, ठीक है, वो काम जो है आप परफॉर्म करते हैं विथ मिनिमम इंटरेक्शन ऑफ द यूजर। यूजर को फैसिलिटेट करते हैं और यूजर को डिस्ट्रैक्ट कम से कम करते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे स्मार्ट कार हो जिसमें यूजर कम से कम डिस्टर्ब हो, कम से कम उसकी इंटरेक्शन हो, गाड़ी खुद ब खुद काम करे। या स्मार्ट होम हो, स्मार्ट वॉचेस हो, स्मार्ट मोबाइल फोन्स हो, इस तरह की चीजें जिनमें आपको यूजर को कम से कम डिस्टरबेंस हो और वो खुद इतनी स्मार्ट हो, या वो सिस्टम खुद इतना स्मार्ट हो कि उसके लिए एक्शंस खुद परफॉर्म होते हो। सिर्फ वॉइस इंस्ट्रक्शन से कर लें या सिस्टम खुद ही डिटेक्ट करे आपको कि आप घर में आ गए और आपके लिए वो चीज परफॉर्म हो जाए सेंसर्स के थ्रू। ठीक है, जैसे सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंसर हो गया, या कैमरा लगा हो जो आपका फेस डिटेक्ट करे और उसको डेटाबेस में वेरीफाई करे कि ये कौन है, तो उसके बाद दरवाजा खुल जाए खुद ब खुद। या फिंगरप्रिंट के थ्रू आप सिर्फ अंगूठा रखें और फिर वो आपको डिटेक्ट करे कि ये फला बंदा है और उसके ऊपर आपके एक्शंस परफॉर्म हो जाए। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द यूबिक्यूटस या परवेसिव कंप्यूटिंग। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर बहुत सारी फील्ड्स निकलती हैं जिसमें से ये भी है। उसके बाद ये डायग्राम दिखाया था कि पोर्टेबल एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसे होती हैं। पोर्टेबल में जैसे ये मोबाइल फोन है, इसके पास लैपटॉप है, और अगर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं कहीं पे या प्रिंटर्स कहीं दूर रखे हुए हैं आपसे, और ये ऑफिस में है या घर में है, कहीं कहीं भी हो सकते हैं, और वहां से बैठ के आप अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, सिस्टम आपके लिए वो सारे काम कर देगा। ठीक है, तो इट्स दिस इज हाउ these are the fields which you have to यूज, या आप डिस्ट्रीब्यूटेड के एग्जांपल के तौर पे इनको ले सकते हैं। देन वी हैव रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग के बारे में आपको दो तीन कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में रिसोर्सेज जो होती हैं वो हर कंप्यूटर की अपनी अपनी रिसोर्सेज होती हैं। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर उनका हार्ड डिस्क है, उनकी रैम है, उनके पास जो है वो सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करना चाहता है, और जो प्रोग्राम्स हैं वो, जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो, ये सारे सर्विसेज रिसोर्सेज में आते हैं। वो रिसोर्सेज जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू शेयर। ओके, सर्विस जो है वो सर्विस, और सर्विस का मतलब है कि कोई भी काम जो आपके लिए कंप्यूटर करके दे आपको, वो सर्विस। ठीक है, जैसे कि ईमेल सर्विस, फाइल सर्विस, डाउनलोडिंग की सर्विस, इवन कोई प्रोग्राम है, कोई गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन, फेसबुक भी एक सर्विस है। ठीक है, और सर्वर जो है वो मशीन है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लाइंट वो मशीन है जो सर्विसेज लेता है। रिमोट इन्वोकेशन मतलब कहीं और रखा है सर्वर जहां से हम सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और लोकल इन्वोकेशन मतलब मेरा लोकल कंप्यूटर या मोबाइल फोन जो जैसे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आपके सामने जो अभी स्क्रीन है वो आपका मोबाइल हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, वो लोकल इन्वोकेशन है। और अगर आप मेरे सर्वर से कुछ देख रहे हो या जूम के सर्वर को यूज कर रहे हो तो वो रिमोट इन्वोकेशन है। ठीक है, और ये डब्ल्यू जो है ये आपको पता है, इट्स जो है वो इटसेल्फ इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंटरनेट। जिसका जो सर्वर होता है वो जो सर्विस यूज कर रहे होते हैं वो सर्वर होता है, और वेब ब्राउजर जो होता है वो आपका क्लाइंट होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं www.google.com, तो उस वक्त गूगल क्या है, गूगल एक सर्वर है, और क्लाइंट कौन है, क्लाइंट आपका इंटरनेट ब्राउजर है। वो क्रोम हो सकता है, वो फायरफॉक्स हो सकता है, वो मोजिला हो सकता है, सफारी, कोई भी ब्राउजर जो आप यूज करते हो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या टैबलेट में, दोज ऑल आर योर क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स। और वो क्या करते हैं, वो डब्ल्यू को एक्सेस करने के लिए वेब सर्वर से बात करते हैं। वेब सर्वर जो होता है, याद रखें कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं या जो वेबसाइट्स आप देखते हैं वो सब वेबसाइट्स वेब सर्वर के ऊपर रखी हुई हैं।
ठीक है। वेब सर्वर्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट ब्राउजर के साथ बात करता है। इंटरनेट ब्राउजर मतलब यही क्रोम वगैरह, क्रोम, सफारी या जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो असल में इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन दो चीजों के बीच में है। एक है वेब सर्वर और दूसरा है वेब ब्राउजर। तो वेब सर्वर जो है वो हर लैंग्वेज का अलग होता है। जैसे कि पीएचपी का वेब सर्वर अगर आप यूज करोगे तो उसके लिए अपाची है, ठीक है। और अगर आप डॉट नेट यूज करते हो तो उसके लिए आपको पता है कि आईआईएस सर्वर है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आईआईएस जो है ये आपके पास यूज होता है डॉट नेट लैंग्वेज के लिए, ठीक है। और अपाची जो है वो यूज होता है पीएचपी के लिए। और जावा के लिए यूज होता है टॉमकेट या फिर वेब बॉस, जेबॉस, या बहुत सारे और भी हैं। और इसके अलावा आईबीएम के लिए भी जो लैंग्वेजेस होंगी उनके लिए अपने सर्वर्स होंगे। ये वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउजर इनके साथ बात करते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं। किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? वो बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट के थ्रू बात करते हैं। हाइपर टेक्स्ट मतलब एचटीएमएल के थ्रू दे कैन कम्युनिकेट। और वेब डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल है ये। तो देखें ये नेक्स्ट स्लाइड पे कि इस तरफ अगर आप देखो तो वेब सर्वर्स है, ठीक है, एट योर लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। और राइट साइड ऑफ द स्क्रीन अगर आप देखें तो ब्राउजर्स हैं। तो ब्राउजर्स के ऊपर ये देखो वेबसाइट्स लिखी है इसने, www.google.com फॉर एग्जांपल, या www.cdk3.net या w3c.org। ये सब इस तरफ रिक्वेस्ट आती है और रिक्वेस्ट जो है वो इनके वेब सर्वर को आके मिलती है। वेब सर्वर इनके ये सब बैठे हुए इधर इंतजार कर रहे होते हैं क्लाइंट के लिए। जैसे ही यहाँ से रिक्वेस्ट आती है इंटरनेट के थ्रू, ये उन रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं और इधर से आपको जो रिक्वायर्ड पेज होता है या रिक्वायर्ड जो चीज आपको चाहिए होती है वो उठा के आपको इस तरफ भेज देते हैं। जैसे अगर आपको चाहिए गूगल का फर्स्ट पेज, आपने लिखा www.google.com, एंटर किया, आपके ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम ने या इंटरनेट एक्सप्लोरर ने ये रिक्वेस्ट भेजी इधर। ये यहाँ सर्वर वेट कर रहा था, इसने आपको फर्स्ट पेज index.html या index.php या जो भी वो इस तरफ भेज देगा आपको। यहाँ के आपके ब्राउजर पे ये नजर आएगा। उसके बाद फिर आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन चलती रहेगी, ठीक है। ये ब्राउजर के बारे में थोड़ा सा बताएगा अभी। ये कहता है वेब इज एन ओपन सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन न्यू वेज विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। तो जो है वो कम्युनिकेशन के लिए वेब जो है एक बेहतर तरीका है। आपको पता है दुनिया में अभी जितना भी काम हो रहा है वो वेब के थ्रू या मोबाइल के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करते हैं या वेब करते हैं। वेब ब्राउजर को जो समझ आती हैं चीजें वो दो, एक समझ आता है उसको HTML और दूसरा उसको समझ आती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और तीसरा वो CSS को भी एग्जीक्यूट करता है। बाकी उसको कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है। बाकी चीजों के लिए अगर आपको जैसे फ्लैश प्लेयर है, कोई गेम है, तो वो अगर चलानी होती है तो फिर आप प्लगइन्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको फ्लैश प्लेयर चलाना होता है तो आपके पास मैसेज आ जाता है फलाना प्लगइन चला लें। या अगर आप प्रॉक्सी लगाना चाहते हैं तो भी आपके पास मैसेज आ जाता है कि प्रॉक्सी के लिए फलाना प्लगइन यूज कर लें। तो वो आप इंटीग्रेट हो जाते हैं ब्राउजर्स के साथ। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML आपको पता है ये क्या है? एक लैंग्वेज है जो मार्कअप लैंग्वेज है और इसके थ्रू हम वेब पेजेस या ग्राफिकल वेब पेजेस, डिजाइन पेजेस हम बनाते हैं। ये लैंग्वेज सिर्फ ब्राउजर्स को समझ आती है और किसी को नहीं, ठीक है। ब्राउजर्स के लिए ही बनाई गई थी और ब्राउजर ही इन टैग्स को एग्जीक्यूट करते हैं और जो है वो उनको समझते हैं। बाकी लैंग्वेजेस जैसे PHP, जावा, ये दूसरे लैंग्वेजेस हैं, इनके लिए कंपाइलर्स होते हैं या फिर इनके वेब सर्वर्स होते हैं, ठीक है। जावा के लिए जैसे कंपाइलर है, PHP के लिए कंपाइलर नहीं है लेकिन वेब सर्वर है, इंटरप्रीटर है उसका। सिमिलरली दूसरे लैंग्वेजेस के लिए अपने अपने
कंपाइलर या इंटरप्रीटर्स बनाए गए। लेकिन HTML जो है ये प्योरली डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है ब्राउजर के ऊपर, इसके लिए कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्योंकि क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, क्लाइंट के ऊपर ही एग्जीक्यूट होती है, सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं होती। और URL आपको पता है ये एक एड्रेस है, जैसे www डॉट मैंने लिखा google.com, तो इट्स URL। ठीक है, URL हमें आइडेंटिफाई करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी वीडियो को, किसी भी पेज को, किसी भी चीज के लिए हम वो URL यूज करते हैं। हम लोगों के भी देखें एड्रेसेस है ना, जैसे अगर आपको किसी के घर जाना हो तो एड्रेस के थ्रू पहुंचते हैं, तो ये URL भी एड्रेसेस ही होते हैं किसी रिसोर्स तक पहुंचने के लिए। HTTP प्रोटोकॉल है, ये तीन चीजें मिला के जो है ना इसको ये कहते हैं www, जो है ना तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो HTTP प्रोटोकॉल बनाया गया था। इस प्रोटोकॉल में ये असल में TCP प्रोटोकॉल का पार्ट है। TCP प्रोटोकॉल के अंदर ये होता है, छोटा सा प्रोटोकॉल है एक। इसका काम होता है ये HTML के टैग्स को लेकर जाना लेकर आना, कम्युनिकेशन कराने के लिए ये HTTP प्रोटोकॉल काम आता है। ठीक है, ये HTTP प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करवाता है, कहाँ से कहाँ तक, आपके ब्राउजर से वेब सर्वर तक और वेब सर्वर से आपके ब्राउजर तक। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट को लेकर जाता है और रिस्पांस को लेकर आता है। इसको HTTP को भेजने के लिए सर्वर के पास या सर्वर से वापस लेकर आने के लिए काम जो है या डेटा जो है वो दो तरीकों से भेजते हैं, एक गेट मेथड के थ्रू और दूसरा पोस्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, ओके। देन वी हैव HTML, ये भी बता दिया आपको, HTML एक लैंग्वेज है, ये आपको हेल्प करता है टैग्स के थ्रू आप काम करते हैं सारे। HTML के टैग्स आपको याद होंगे यकीनन, थोड़े से मैं लिख देता हूँ। जैसे ये हेडिंग के लिए टैग होता है, बॉडी के लिए टैग होता है, ठीक है, टेबल के लिए टैग होते हैं ये, और इसी तरह से आपके पास इटैलिक के लिए आई होता है, बोल्ड के लिए बी होता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे टैग्स हैं, ये आपको हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह एक और लिंक भी है जिसका नाम है Ahref, जिसमें हम हाइपर लिंक बनाते हैं, जैसे कि ये abc.html एक पेज खुल जाए, और कब खुल जाए, जब मैं इस पे क्लिक करूं, फॉर एग्जांपल क्लिक मी के ऊपर। ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया। दिस इज हाउ यू क्रिएट लिंक्स। लिंक बनाना आपको आता होगा HTML में, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे लिखकर दिखाया है कि ये पेज खोलना, जब यूजर, कौन सा पेज खोलना, abc.html, जब यूजर इस पे क्लिक करे, abc.html खुलेगा जब यूजर क्लिक करेगा। एक बना होगा लिंक, लिंक के ऊपर लिखा होगा क्लिक मी, क्लिक मी के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके लिए ये पेज खुल जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज बतानी थी सिंपल, कि अगर ये इस तरह लिखा होता C ड्राइव और abc.html, तो इसका मतलब कि ये पेज C ड्राइव में, सपोज ABC का कोई फोल्डर है और उसमें ये पेज रखा है a.html, और जब यूजर क्लिक करेगा इसके ऊपर तो कौन सा पेज चलेगा, C ड्राइव पे जाएगा, एक फोल्डर होगा ABC, उस फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई होगी। कंप्लीट एड्रेस बताया ना, ये कंप्लीट एड्रेस जब आप बताते हैं तो इसको आप कहते हो एब्सोल्यूट URL। ठीक है, एब्सोल्यूट URL, ये URL है, दिस इज योर कंप्लीट URL, एब्सोल्यूट URL। एड्रेस शुरू से लेके आखिर तक बता दी। शुरू कहाँ से करना है, C ड्राइव से, फोल्डर का नाम भी बता दिया ABC, फिर ये भी बता दिया कि ये a.html फाइल जाके चला देना। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट URL, जो कि लोकल कंप्यूटर्स के लिए या लोकल वेबसाइट्स के लिए ये सही होता है। आप अपने PC के लिए कोई चीज बनाएं और उसको अगर आप अपने पास ही यूज करना चाहें तो दीज काइंड ऑफ URLs आर सूटेबल, यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको इस तरह लिखें, अगर ABC और /a.html, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये URL जो है अब एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है। अब आपने सिर्फ इसको ये बताया है कि ये फोल्डर है, फोल्डर ABC, और उसके अंदर a.html है, और इस URL को कहते हैं रिलेटिव URL। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है कि आप अभी जिस पोजीशन पे खड़े हैं उस पोजीशन में एक फोल्डर है, उस जगह पे एक फोल्डर है ABC, और वहां पर a.html है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अभी करंटली D ड्राइव में हूं तो ये D में सर्च करने लग जाएगा,
अगर मैं ई ड्राइव में हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये ई ड्राइव में सर्च करने लग जाएगा खुद ही, ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो इसमें मुझे ड्राइव मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम अपलोडिंग करते हैं वेबसाइट के ऊपर अपना कोड, तो हम हमेशा रिलेटिव यूआरएल यूज करते हैं, क्योंकि सर्वर को अगर हम सी और डी ड्राइव्स वगैरह बताएंगे तो वो फिर लोकल कंप्यूटर पे जाके सी ड्राइव या डी ड्राइव सर्च करेगा, मतलब यूजर के कंप्यूटर पे सर्च करने लग जाएगा, जो कि सही नहीं है। वेबसाइट हमेशा सर्वर से चल रही होती है, तो हम हमेशा रिलेटिव यूआरएल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड की यूआरएल के लिए एब्सोल्यूट होता है, और सर्वर साइड की यूआरएल के नॉर्मली रिलेटिव यूआरएल से यूज करते हैं। सो वी डोंट यूज एक्चुअली दिस एब्सोल्यूट यूआरएल्स, समटाइम्स जरूरत पड़ती है तो करते हैं। तो ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखाया है कि दिस इज हाउ यू क्रिएट इमेज लिंक एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट HTML लिंक, ठीक है। लिंक बनाना आपको आता होगा, मैंने सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दिया था कि ये क्या होता है। देन वी हैव URLs का आगे एक और एग्जांपल इसने दिया है, इसमें इसने बताया है ये कि आप URN भी यूज कर सकते हैं। तीन चीजें होती हैं, ये शुरू में डिस्कस किया था क्लास में भी, थोड़ा सा याद है अगर, कि एक होता है URI, जिसको यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर कहते हैं। दूसरा होता है URN, ये होता है यूनिवर्सल रिसोर्स नेम। और तीसरा होता है URL, इसका नाम है URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये कंप्लीट एड्रेस है इस तरह से, जैसे मैं लिखता हूँ google.com, ये URL है पूरा, ठीक है। और दिस इज URL। URN का मतलब है नेम सिर्फ, दिस इज जस्ट द नेम। और URI का मतलब होता है कि आप किसी भी फाइल का नाम, किसी भी बुक का नाम, किसी भी चीज का नाम आप दे सकते हैं जो कि आपको मिल जाए। जैसे कोई बुक है, माय बुक, ठीक है, ये सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ हो, या बुक का कोई नंबर हो, जैसे ISBN नंबर हो फॉर एग्जांपल, इस तरह लिखा हो ISBN नंबर 7239, इस तरह नंबर लिखा हो। तो यूनिक, अगर आपको कोई नेम पता हो, यूनिक आईडी किसी की पता हो, तो वो URI में आ जाता है, उसको URI कहते हैं, ठीक है। जैसे ISBN आपको पता है इंटरनेशनल नंबर होता है हर बुक का दुनिया में। जैसे कोई भी बुक आप खरीदते हो ना मार्केट से, चाहे वो कोई भी बुक हो, लेकिन वो बुक इंटरनेशनल हो, यहाँ पे जो लोकल बुक्स बनते हैं, लोग अपने बुक्स लिखते हैं, वो नहीं कह रहा मैं। जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की किताब है, या डिजिटल लॉजिक्स की किताब है, या जावा की बुक्स है, तो वो ये नंबर खरीदते हैं पहले, ठीक है, ये नंबर लगवाते हैं उनसे। उसके बाद ये नंबर अगर आप गूगल में कहीं सर्च करें जाके, या परचेजिंग की किसी बुक, किसी वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे, तो वो बुक खुद ही आ जाएगा, उसमें आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ISBN नंबर डाल दें, आपके पास बुक आ जाएगा सामने। तो URI का मतलब है यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में उस रिसोर्स का वो आइडेंटिफायर मौजूद है। दिस इज योर आइडेंटिफायर, फॉर एग्जांपल एक नंबर, ठीक है। इसका जो है ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ये है। तो अच्छा, ये URN जो होता है, ये हम यूजर्स को या दोस्तों को बताते हैं कि यार ये फला पेज तुझे मिल जाएगा, जाके सर्च कर लो। पूरी लोकेशन क्यों नहीं बताते, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे टोरेंट है, कोई वेबसाइट है, कोई फिल्म डाउनलोड करनी है, कोई गाना डाउनलोड करना है, तो मैं आप लोगों को टोरेंट का पेज बता सकता हूँ, या फिर मैं आपको आई कैन टेल यू द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर टोरेंट, लेकिन वेबसाइट नहीं बताते, तो टोरेंट का लिंक दे देते हैं कि यार यहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। तो वो फिर यूनिवर्सल रिसोर्स नेम होता है, जो कि नेम बता देते हैं, बाकी डाउनलोड वो किसी भी वेबसाइट से, किसी भी टोरेंट की वेबसाइट से कर सकता है। तो मल्टीपल जगहों पे मौजूद होता है तो कर लेता है। लेकिन URL तब बताते हैं जब वो एक ही जगह से उसको कहीं पे मिले, ठीक है, सिंगल लोकेशन पे, या मल्टीपल लोकेशंस पे भी पड़ा हो, लेकिन URL एक हो उसका। तो URL उसको बता देते हैं कि यहाँ से मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो या उठा लो। या जैसे अब हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे LMS यूज करना है, तो दिस इज योर वेबसाइट URL। इसके अलावा आपको ये LMS कहीं नहीं मिलेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसको मैं URL कह सकता हूँ, इसको मैं URN नहीं कह सकता, क्योंकि ये इसी जगह पे ही मिलेगा, किसी और जगह पे नहीं मिलेगा। इवन गूगल भी करेगा तो उसको ये लिंक मिलेगा। लेकिन अगर ये सपोज मल्टीपल सर्वर्स होते हैं हमारे पास, मैं आपको सिर्फ ये लिख कर दे दूं,
LMS। तो अब LMS बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपको डिफरेंट LMS दिखाएगा, मल्टीपल लोगों के बने हुए, वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो हमारा नहीं होगा। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट, HTTP के लिए, HTTP है क्या असल में, अभी बताया था। HTTP ये देखें वेब ब्राउजर के लिए यूज होता है कह रहे हैं, और ये वेब सर्वर के ऊपर कम्युनिकेशन कराता है। ये देखें दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे, वेब सर्वर और वेब ब्राउजर पे कम्युनिकेशन कराता है। और किस तरह की कम्युनिकेशन कराता है, कहता है ये रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, और सर्वर उसको हमेशा से रेस्पॉन्स सेंड करता है। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है और सर्वर हमेशा उसको रेस्पॉन्स करता है। रेस्पॉन्स का मतलब या तो पेज उसको उठा के देगा, कोई फाइल उसको दे देगा, या कोई गाना, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, और एनीथिंग जो उसको चाहिए, अगर वो सर्वर पे मौजूद होगा तो वो उसको दे देगा। उसके अलावा ब्राउजर जो है उसमें कैपेबिलिटी है कि वो HTML और जावास्क्रिप्ट और CSS की चीजें चला के दिखा सकता है। बाकी चीजों को उसको प्लगइन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है वो चलाने के लिए। अच्छा, HTTP कहता है कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करता है, लेकिन एक चीज एक वक्त पे कर सकता है, ठीक है, या तो रिक्वेस्ट कर सकता है या तो रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट के लिए, ठीक है। क्लाइंट या तो रिक्वेस्ट कर रहा होगा या तो फिर रेस्पॉन्स करेगा किसी एक सर्वर के साथ। मल्टीपल सर्वर्स के साथ अगर बात कर रहे हो तो फिर दोनों भी कर सकते हो। जैसे अगर आपने दो वेबसाइट्स खोली हुई हैं, एक वेबसाइट पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, दूसरे से आपके पास डाउनलोडिंग हो रही है, तो इसका मतलब रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट दोनों एक वक्त पे हो रहे होते हैं। लेकिन मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर, सिंगल सर्वर पे एक चीज एक वक्त पे होगी। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के चैलेंजेस पे बात करेंगे अब। बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब ये भी बेसिक्स ही हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के चैलेंजेस हैं। सेकंड चैप्टर या थर्ड पे जाएंगे तो फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड की मेन चीजें शुरू होंगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जब बनाते हैं तो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमें आते हैं, या जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम पहले सोचते हैं कि इनको कैसे हैंडल किया जाएगा। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें जिनके बारे में सोचना होता है, वो कुछ ये चीजें हैं, जैसे कि हेट्रोजेनिटी, ओपननेस, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, फेल्यूर, कंकरेंसी और ट्रांसपेरेंसी। ये इनके सामने लिखा है, ये है क्या, वन बाय वन लिखा है। इनको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द हेट्रोजेनिटी। तो हेट्रोजेनिटी क्या है? हेट्रोजीनियस वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। जब मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो हैं उसमें हार्डवेयर आ जाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, उसमें कंप्यूटर्स बहुत सारे और नेटवर्क्स बहुत सारे आ जाते हैं। तो अब आप जब ये चीजें सुनते हैं तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि जब इतनी सारी चीजें हैं तो क्या वो सब एक ही तरह की होंगी? अब उसमें तो बहुत सारे कंप्यूटर्स एप्पल के भी होंगे, बहुत सारे HP के भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे जो है वो IBM के भी होंगे, डेल के भी होंगे। तो कंप्यूटर्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी के पास जो है वो विंडोज इंस्टॉल होगा, किसी के पास लिनक्स इंस्टॉल होगा, किसी के पास एंड्रॉइड होगा, किसी के पास कोई और मोबाइल फोन होगा। अच्छा, किसी के पास जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें अगर, तो जावा में कोई चीज बनी हुई होगी, कोई चीज उसके पास .NET में बनी हुई होगी, ठीक है। तो ये इतनी सारी हेट्रोजीनियस चीजें हैं, तो इनको कैसे आप जो है ना एड्रेस करोगे, ये सब सोचना पड़ता है while डिजाइनिंग योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते वक्त हम इन सब चीज़ों का सोचते हैं कि मुख्तलिफ नेटवर्क होगा तो कैसे हैंडल करेंगे। मुख्तलिफ नेटवर्क का मतलब है कि वायरलेस नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क होगा। अगर तो अगर इंटरनेट तेज होगी तो कैसे चलना है, अगर स्लो होगी तो कैसे चलना है, ठीक है। कौन सी यूजर को चीज़ें दिखानी है अगर इंटरनेट तेज है, और अगर स्लो है तो फिर कौन सी चीज़ें दिखानी है। तो ये सब चीज़ें सोचते हैं हम वाइल डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अच्छा, उसमें आपको हेल्प कौन करेगा? इतनी सारी चीजें तो आप नहीं अकेले में हैंडल कर सकते। तो उसके लिए आपको ये सबसे बड़ी चीज हेल्प करेगी जो कि है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर बहुत सारे बने हुए पड़े हैं आपके पास, और ये मिडिलवेयर आपको हेल्प करेगा कि जो है आप बहुत सारी चीजों को मास्क कर सकते हैं। मास्क का मतलब होता है हाइड कर सकते हैं, जो कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी जगह पे मिडिलवेयर आपको वो करके दे देगा। जैसे कि
जब इतनी सारी चीज़ों का अगर डिफरेंस होगा तो फिर मसला ये है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो सकेगी। ठीक है, अगर सिमिलर चीज़ें होती हैं अगर तो आसान है, सिमिलर चीज़ों को कनेक्ट कराना इजी होता है, क्योंकि वो एक ही तरह से बनी हुई होती हैं और उनको कनेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हो ना, तो उनकी कनेक्टिविटी असल में मुश्किल होती है। तो अब अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ मैं, या कोई वेब बेस्ड सिस्टम बना रहा हूँ जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड पे चलेगा, तो उसमें मसला ये आ जाएगा कि अब हमारे पास प्रॉब्लम ये होगी कि इतनी सारी चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, इतनी सारी चीज़ों के डिफरेंसेस को हम अकेले एड्रेस कैसे करेंगे। तो फॉर फॉर दैट पर्पस आपके पास जो बेस्ट चीज़ अवेलेबल है वो है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर्स आपके पास कुछ अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। ये उनके कुछ नेम्स लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, जिनको मिडिलवेयर्स नहीं पता कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो एक मिडिलवेयर है जावा लैंग्वेज सपोर्टेड, उसका नाम है रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ये एक अगेन जिसको हम आरएमआई कहते हैं, ये सिर्फ जावा लैंग्वेजेस की सपोर्ट देता है। इसमें कौन कौन सी हेट्रोजेनिटी एड्रेस हो जाएगी, नेटवर्क की कर देगा ये आपके लिए। नेटवर्क डिफरेंट होगा तो ये आपके लिए मसला हल कर देगा, खुद ही करेगा उसको मेंटेन। अगर आपके पास हेट्रोजेनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, ठीक है, तो भी ये कर देगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जावा वर्चुअल मशीन पे रन होता है, तो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। और इसके अलावा डेवलपर की अगर हेट्रोजेनिटी है तो कोई भी डेवलपर इस पे काम कर दे, ये इसके लिए इशू नहीं है। इसके अलावा दूसरी हेट्रोजेनिटी थी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। कंप्यूटर हार्डवेयर की भी अगर है तो भी ये मसला हल कर देगा आपका। ठीक है, ये चार हेट्रोजेनिटीज ये एड्रेस करता है, लेकिन पांचवी नहीं करता। पांचवी जो है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि अगर अगर कोई चीज जावा में बनी हुई होगी तो ही ये उसको चलाएगा। जावा के अलावा अगर कोई दूसरी किसी उसमें बन गया है तो वो नहीं चलाएगा उसको। सो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप आरएमआई तब यूज करें जब सब चीजें जावा में बनी हुई हो। 2018 वाले स्टूडेंट थोड़ा वेट करें, ठीक है, 17 की क्लास अभी खत्म नहीं हुई। सो जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। ओके, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उसमें हेट्रोजेनिटी अगर होगी, मतलब एक चीज अगर आपकी बनी हुई है जावा में और दूसरी सी प्लस प्लस में, तो ये रिमोट मेथड इन्वोकेशन वहाँ काम नहीं करता। ठीक है, वहाँ पे जावा जो है इट डजंट इट इट आरएमआई डजंट वर्क। उस जगह उसके लिए फिर आपके पास अगर आप पांचों एड्रेस करना चाहते हैं जो है वो हेट्रोजेनिटीज को, तो फिर कोरबा एक टेक्नोलॉजी है और ये आपके लिए सारे हेट्रोजेनिटीज एड्रेस करता है। मतलब यू कैन डिजाइन योर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कोरबा, एंड कोरबा विल एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, सारी चीजें कर देगा आपके लिए ये। मल्टीपल लैंग्वेजेस हो, हार्डवेयर हो, डेवलपर हो, एनीथिंग, ये सब चीजें आपके लिए करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। मतलब कि अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें कोरबा इस्तेमाल कर दिया, तो कोरबा इस्तेमाल करने से नाउ यू आर फ्री। ये सब चीजें आपके जितने भी मसले थे वो मिडिलवेयर आपके लिए खुद ही हैंडल कर देता है। ठीक है, और ये जो मैं भी आपको दिखा रहा था इसके स्लाइड्स में यहाँ पे, तो एक और चीज है जो कि छोटी सी आपके पास एड्रेस करती है हेट्रोजेनिटी, वो वर्चुअल मशीन्स भी हैं। जैसे जावा आपको क्या करता है, जावा आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका प्रोग्राम रन हो जाता है ना। अगर आपको याद हो कि अगर मैंने प्रोग्राम बनाया है वो लिनक्स पे भी रन हो जाएगा, वो विंडोज पे भी रन हो जाएगा, वो एंड्रॉयड पे भी रन हो जाएगा, तो कैसे जेवीएम। तो जावा वर्चुअल मशीन जो है ये आपको एड्रेस करता है इस चीज को चलाने में। ये सेम वर्चुअल मशीन मोबाइल कोड इसको मोबाइल कोड भी आपको हेल्प करते हैं हेट्रोजेनिटी को एड्रेस करने में। मोबाइल कोड का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई
प्रोग्राम, जैसे एप्लेट्स का एग्जांपल दिया था क्लास में, अगर याद हो थोड़ा सा, कि एप्लेट जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है कि वो सर्वर पे रखा होता है और जब उसको क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो ट्रेवल करके आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपके कंप्यूटर में आके एग्जीक्यूट होता है। तो उससे क्या फायदा होता है कि एक तो वो फास्ट हो जाता है एग्जीक्यूट करना, ठीक है, और यस एग्जैक्टली डॉकर के थ्रू भी करते हैं। तो उसके फायदा ये हो जाता है, बस सिंपल सी चीज समझानी है कि आपके लिए इट इज एडवांटेज के आप जो है वो वर्चुअल मशीन या मोबाइल कोड के थ्रू हेट्रोजेनिटी को एड्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कि आपने सिस्टम को कुछ इस तरह बनाया होता है कि वो कोई भी दूसरी सर्विस या कोई भी दूसरी नई न्यू सर्विस या न्यू कोई प्रोग्राम उसमें ऐड हो सके, ठीक है, या रिमूव हो सके या ऐड हो सके, तो उसको ओपन सिस्टम कहते हैं, ओपननेस कहते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज उसमें कोई अगर ऐसा सिस्टम जिसमें चीज नई ऐड ना हो सके तो वो ओपन, उसकी उसको ओपननेस नहीं कहते हम, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो क्लोज सिस्टम है। सो जैसे कि अगर कोई हार्डवेयर खरीदे ऐसा जो हार्डवेयर जो है जिसके अंदर नई चीजें कनेक्ट हो सकती हो, तो हम ये कहेंगे कि दिस हार्डवेयर इज डिजाइन, और उसकी ओपननेस इसमें मौजूद है। जैसे कि हम कोई कंप्यूटर खरीदें और बाद में उसमें हम अपनी तरफ से रैम बढ़ा सकें, हार्ड डिस्क नहीं लगा सकें, यूएसबीज लगा सकें, तो ये उसकी ओपननेस कहलाएगी। लेकिन अगर हम कोई मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन मोबाइल फोन में आपको पता है कि हम यूएसबी नहीं लगा सकते डायरेक्टली और उसमें नई चीजें कनेक्ट नहीं हो सकती, तो ये कहलाएगा क्लोज सिस्टम, वो ओपन सिस्टम नहीं है। सॉफ्टवेयर के लिए वो क्लोज है कि डाउनलोड हो सकती है, नई एप्स इंस्टॉल हो सकती हैं, लेकिन हार्डवेयर के लिए वो क्लोज्ड है। सॉफ्टवेयर के लिए जैसे आपका लैपटॉप भी ओपन ही है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर भी ओपननेस, जैसे इंटरनेट को अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, तो इंटरनेट इटसेल्फ इज ओपन सिस्टम, कि इंटरनेट पे जब जिसका दिल चाहता है कोई भी नई वेबसाइट, कोई भी नया पेज, कोई भी नई वीडियो, कोई भी नई मूवी अपलोड कर देता है, रख देता है, तो वो ओपन सिस्टम है, ठीक है। सो इट मींस के इट कैन अलाउ यू टू, ये जो है ये आपको अलाउ करता है कि आप नई चीजें उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे उसमें से वो पुरानी चीजें डिलीट या निकाल भी सकते हैं। सो ओपननेस इज अन अदर इशू या अनदर चैलेंज। वो फिर आप अपने सिस्टम को ऐसे बनाएं, इस तरह से सॉफ्टवेयर को डिजाइन करें कि उसमें नई चीजें ऐड हो सके और पुरानी चीजें डिलीट भी हो सके। सिक्योरिटी जो है, दिस इज अनदर कंसर्न व्हाइल डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो उसके लिए सिक्योरिटी, किस तरह की सिक्योरिटी मेंटेन होती है, फायरवॉल के थ्रू और एन्क्रिप्शन के थ्रू, जैसे कि आपको पता है। तो ये फायरवॉल आपको पता है, मैंने कल उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये भी एक प्रोग्राम है फायरवॉल, जो कि हम अपने पास इंस्टॉल करते हैं, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। एंड ये फायरवॉल आपको हेल्प करता है कि आपके पास आपके कंप्यूटर में जो डेटा आता है या आपके कंप्यूटर से जो डेटा जा रहा होता है बाहर, ये उनको स्कैन करता है कि कौन सा डेटा हार्मफुल है और कौन सा हार्मफुल नहीं है, ठीक है। और इंक्रिप्शन जो है वो एक टेक्निक है, अगेन डेटा को सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं। वी मेक इट सिक्योर ताकि रीडेबल ना रहे, कोई दूसरा अगर बीच में डेटा चुरा भी ले तो उसको समझना है कि क्या लिखा हुआ है। तो सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हम इन दो चीजों से, या दूसरी एल्गोरिथम्स आते हैं हैशिंग के, उनके थ्रू हम करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं अपने डेटा को। सो इनक्रिप्शन बेस्ट है। और दूसरा फायरवॉल यूज कर लें, एंटीवायरसेस यूज कर लें, डिफरेंट तरीकों से सिक्योर कर रहे हैं अपने। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, इंटीग्रिटी भी मेंटेन करते हैं और अवेलेबिलिटी भी करते हैं। ये तीनों टर्म्स हम कल क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक।